नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में संबोधन। कहा, भारत में लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है बल्कि हमारे मूल्यों, सोच और कार्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा। आईपैक रेड मामले में ईडी की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका में बंगाल के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और डीसी साउथ को निलंबित किए जाने की मांग। जयपुर में 78वें सेना दिवस पर भव्य परेड का आयोजन। दुनिया ने पहली बार देखा भैरव बटालियन का शौर्य। प्रेरणा स्थल पर जाबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का जिम्बाब्वे में आगाज। भारत ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला। मकर संक्रांति पर देश भर में आस्था और उल्लास का वातावरण। श्रद्धालु विभिन्न नदियों में कर रहे हैं स्नान। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर की गौ सेवा। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समकालीन संसदीय मुद्दों पर चर्चा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देना है। भारत सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत की संसद ने पूर्व में 1971, 1986 और 2010 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी 42 राष्ट्रमंडल देशों और विश्व के विभिन्न हिस्सों की 4 अर्ध स्वायत्त संसदों से हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में लोकतंत्र परंपरा से है, आजाद भारत में इसे और मजबूत बनाया गया है। ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री ने चर्चा, सहमति और तकनीक को महत्व दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र है डिलीवरी। इसीलिए बीते दिनों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों की आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा करना ही लोकतंत्र की मजबूती है। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है।
हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। तो डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है डिलीवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये कहा उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के उद्घाटन के बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन हो रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समकालीन संसदीय मुद्दों पर चर्चा की जाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती दी जाए। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, कितना अहम हो जाता है ये सम्मेलन? 28वां है और भारत में चौथी बार इसका आयोजन हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि भारत में लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है डिलीवरी, ये कितना बड़ा संदेश है दुनिया को? देखिए रमा, जिस तरीके से हम चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, 3 बार हम पहले भी कर चुके हैं और 28वें इस सम्मेलन के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत यही संदेश दे रहा है कि जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र को बचाए रखना एक चुनौती रहा है, तो ऐसे में भारत इतनी विविधताओं के बावजूद किस तरीके से सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से अपने भाषण में कहा कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो दुनिया सबसे ज़्यादा इसी बात से चिंतित थी कि क्या भारत अपनी विविधता को लेकर अपने लोकतंत्र को बचा पाएगा, और बचा पाएगा तो क्या विकास भी कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपने लोकतंत्र में अपनी विविधता को अपनी ताकत बनाया है और विकास के मार्ग पर जब वो आगे बढ़ा है, तो पूरी दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उत्पादन से लेकर जिस तरीके से आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज वो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी अर्थव्यवस्था स्थापित हुआ है। और जो आंकड़े बता रहे हैं जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जल्द ही पूरी दुनिया के सामने होगा। तो जिस तरीके से हमने चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया और ताकत बनाकर अपने लोकतंत्र को मजबूत किया, अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया, और हमने जो डिलीवरी, डायलॉग और डिस्कशन को मजबूती दी, और अपने विपक्ष से लेकर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, और जिस तरीके से जो एक स्पीकर की जो भूमिका होती है, उन्होंने कहा कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं वह स्थान बेहद ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का एक केंद्र रहा है। हमने इसी जगह पर अपने संविधान को रचा है तमाम डिस्कशंस के माध्यम से, और घंटों एक एक बिंदु पर जिस तरीके से हमने चर्चा करके अपने संविधान को अंगीकार किया, वो ये बताता है कि हम डिस्कशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। तो दुनिया के सामने बातचीत का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है, और जब भी लोकतांत्रिक चुनौतियां सामने आती है तो भारत हमेशा कहता रहा है कि डायलॉग ही एकमात्र रास्ता है किसी भी जो समस्या है उसके समाधान का। तो प्रधानमंत्री के भाषण के माध्यम से लोकतंत्र को लेकर जो पूरी दुनिया के सामने चुनौतियां हैं उसके लिए एक समाधान का रास्ता रखा गया है, और कहा गया है कि भारत की ओर जिस तरीके से दुनिया देख रही है उसमें भारत अपनी सशक्त भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहा है। रमा, ऋषि, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, CSPOC की बात करते हैं तो ये कितना बड़ा मंच है और भारत की भूमिका इस मंच पर कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमनवेल्थ की जो 50% आबादी है वो भारत में ही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कॉमनवेल्थ में 40 से अधिक देशों ने जो अपनी भूमिका इस सम्मेलन में वो निभा रहे हैं, अलग अलग देशों के पीठासीन अधिकारी और जो अलग अलग उनके सदनों के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, जो राष्ट्र हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अकेले इन सभी देशों की आबादी के आधे के बराबर, जो कि आज के वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भी कही, तो एक बड़ी भूमिका है। एक बड़ी आबादी के साथ इस पूरे संघ के रूप में भारत की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। और ऐसे में जब छोटे छोटे देश आज चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत की जो भूमिका है एक नेतृत्वकारी भूमिका है, और इसमें भारत के द्वारा ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सीखने और सिखाने का वक्त है, और इसमें हम सब के पास जो जो अच्छे अनुभव हैं उनको साझा किया जाएगा। और इस इस सम्मेलन के दौरान जो विषय हैं, उन विषयों में अगर हम देखें तो AI और सोशल मीडिया पहले दिन शुरुआती चरण में है। दूसरा, इसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं,
चाहे वो मतदाता सूची हो, उसको कैसे और जन भागीदारी को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी क्या भूमिका है। तो ऐसे 4 बिंदुओं पर हम 2 दिनों में चर्चा करने वाले हैं और ये बिंदु बताते हैं कि लोकतंत्र में किस तरीके से ये महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ख़ास तौर से इसमें जो एक चर्चा है जो आखिरी दिन कल यानी कि आखिरी चर्चा के रूप में होगी कि जो संसद में जो कार्य करने वाले जो कर्मी हैं उनके जो स्वास्थ्य और उनके लिए जो वेलफेयर है उसको भी इसमें रखा गया है, शामिल किया गया है चर्चा में। यानी कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो सिर्फ संस्थाओं के हेड से नहीं बल्कि उनके कर्मियों से भी मजबूत होती हैं। तो ये बताता है कि हमें किस तरीके से माइक्रो लेवल पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें काम करने वाले, उस व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोगों को मजबूत करना है और जो लोगों की जो जन भागीदारी का जो महत्व है वो कैसे यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर उनको सामने रखना है। तो ये जो चर्चाएं हम कर रहे हैं और अलग अलग देशों के जो लोग अपना अनुभव रखेंगे, एक कॉमन ड्राफ्ट के रूप में हम एक एजेंडा पेश करेंगे और आने वाले दिनों में जब जब लोकतंत्र के लिए बातें होगी तो इस सम्मेलन का भी जिक्र किया जाएगा कि भारत ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और किन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से आबादी से अलग भी अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जब भारत में लोकतंत्र की बात थी आज़ादी के बाद तो एक संशय था कि या तो टिकेगा नहीं या फिर विकास नहीं होगा, लेकिन भारत ने न केवल इसे टिका के बल्कि मजबूत करके दिखाया है और डाइवर्सिटी में जो एकता भारत से निकल कर आई है वो अपने आप में मिसाल है। इसके साथ ही अगर हम UPI की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तमाम ऐसे उन्होंने जो है उदाहरण दिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव का भारत में उदाहरण दिया और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि लोकतंत्र का ये एक सशक्त उदाहरण है। साथ ही यहाँ पर जो निर्णय है वो चर्चा के बाद लिए जाते हैं, डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में भारत को कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका में लाता है और तमाम बिंदुओं पर जिस तरह ने भारत ने एक मिसाल पेश की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2024 के चुनाव को प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभी तक की मानव सभ्यता की सबसे बड़ी मानव गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है कि जबकि इतने बड़े संख्या में करीब 98 करोड़ जो मतदाता हैं वो मतदाता सूची में शामिल थे और सूची को बनाना और उसके बाद मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का जो बड़ा टास्क था वो भारत ने सफलतापूर्वक किया। विविधता की बात करें तो विविधता हमेशा एक चुनौती रहा है। अलग अलग देशों में हमने देखा है कि किस तरीके से भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और जो वहाँ की संस्कृति के नाम पर जो संघर्ष हुए हैं और अलग अलग देश बने हैं। हम इतनी विविधता के साथ हमने जब इसे अपनी मजबूती के रूप में स्थापित किया, ये दुनिया के सामने लोकतांत्रिक अजूबा ही है कि इतने सारे लोगों को, इतनी भाषाओं को, इतनी संस्कृतियों को और इतने अलग अलग मूल्यों को लेकर हम किस तरीके से मजबूती के साथ एक लोकतंत्र के रूप में खड़े हैं। ये इसके अलावा जिस तरीके से हमने अपने लोकतंत्र में जो भागीदारी है वो अलग अलग वर्गों को किस तरीके से उसमें शामिल किया है, ख़ासतौर से महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 जो मिलियन जो महिलाओं की जो पंचायत स्तर पर जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो बताता है कि हम न सिर्फ शीर्ष स्तर पर ही बल्कि उसे ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि महिलाओं को भागीदारी देना पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संघर्ष और चैलेंज रहा है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा है कि उन्हें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भारत ने हमेशा ही महिला शक्ति को पहचाना और एक बराबरी का जो संविधान में जो अधिकार दिया गया उसका आज प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर बराबरी के साथ जो मानव सभ्यता है उसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं, भारत के विकास में भूमिका निभा रही हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है लोकतंत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की और सभी को सम्मिलित करके एक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की, उस पर भारत ने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का तो सबब है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो अन्य देशों की जो भूमिका है, उन्होंने जो अच्छे काम किए, भारत चाहता है कि वो उससे सीखे और अनुभवों को साझा करे। रमा, बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आईपैक रेड मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार और डीसी साउथ प्रियव्रत रॉय को निलंबित किए जाने की मांग की है। साथ ही ईडी ने मांग की है कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को निर्देश दे। ईडी ने आरोप लगाया है कि आईपैक रेड के दौरान इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि ममता बनर्जी की शय पर जांच में बाधा डाली और सबूतों की चोरी में मदद की।
और सुप्रीम कोर्ट में आईपैक पर ईडी के छापे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के ईडी के कामकाज में दखल को गंभीर मुद्दा बताया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई की कार्रवाई में पुलिस ने दखल दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किए जाने की मांग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईपैक पर छापे के दौरान अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए। छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी सारी फाइलें ले गईं। सीएम ने एक ईडी ऑफिसर का फोन भी छीन लिया। ये चोरी का मामला है। सॉलिसिटर जनरल के अनुसार ईडी कोयला घोटाला के मामले में रूटीन जांच कर रही थी। ऐसे में ये समझ से परे है कि खुद सीएम को सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ आईपैक के दफ्तर पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं ईडी की तरफ से तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बहुत गंभीर मामला बताया है और कहा है कि इस पर सुनवाई की जरूरत है। वहीं इस पर ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा है कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बहस करेंगे। मामला पहले से हाई कोर्ट में लंबित है। बुधवार को हाई कोर्ट में बिना किसी बाधा के इस पर सुनवाई हुई थी और आगे भी हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहनी चाहिए। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता कुमार आलोक और विकास सारथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया है, कितने गंभीर बातें उसमें कही गई हैं? देखिए, विकास अभी मेरे साथ में है और हम चाहेंगे कि फ्रेम में विकास सारथी जी को लाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस केस में वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम पहले आपको बताया कि जिस तरीके से आईपैक पर ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद ममता बनर्जी आई और ममता बनर्जी और उनके साथ डीजीपी भी थे। और उसके बाद जिस तरीके से फाइलों को छीना गया, अपने कब्जे में लिया ममता बनर्जी ने। फिर बाद में जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां भी टीएमसी की जो लीगल सेल है वहां पर हंगामा हुआ। कोर्ट परिसर में हाईकोर्ट को ये करना पड़ा। आगे सुनवाई कल हुई उसकी सुनवाई, लेकिन आज जो कुछ भी हुई, हमारे साथ विकास सारथी जी हैं। आज एसजी जो सॉलिसिटर जनरल हैं और तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, तो आज क्या हुआ, आज पूरी सुनवाई के बारे में आप बताएंगे? देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात तो लगातार जो बचाव पक्ष है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और जो ममता बनर्जी की तरफ से वकील थे, उनकी दलील ये थी कि इस मामले की पूरी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि खुद ईडी पहले हाईकोर्ट गई थी और अब मामले में जो सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में, उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट कल नहीं देखी गई सुनवाई के समय, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को हाईकोर्ट के जिम्मे ही छोड़ देना चाहिए। हालांकि ईडी बात को लगातार उठा रहा है कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले आप याद करें कि जब पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार थे, तब भी जब सीबीआई एक मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती थी तो इसी तरह का रुकावट भरा रवैया उस वक्त डाला गया था। अभी की घटना में ईडी का ये आरोप है कि वहां से जब ईडी पूरा ये छापामारी की कार्रवाई कर रही थी तो वहां से दस्तावेज अनधिकृत रूप से वहां से ले जाए गए। ईडी ने इसको कहा है कि सीधे सीधे चोरी का मामला है, और जो अपनी याचिका है उसमें भी यही बात कही है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, चीफ मिनिस्टर खुद वहां पहुंची और ईडी के अधिकारियों के कामकाज में बाधा डाली। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के ईडी ने यह कहा है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कानून सम्मत कार्रवाई करते और ईडी के अधिकारियों को प्रोटेक्ट करते, लेकिन उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के वहां पर जो दस्तावेज वहां से हटाए गए उसमें वो भी शामिल थे। और इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कोई निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहते हैं कि इन अधिकारियों को निलंबित किया जाए, क्योंकि उसमें फोटो भी दिखाए गए कि जब राजीव कुमार के मामले में ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी तो वहां पर पुलिस ऑफिशियल भी उस धरने में जाकर के शामिल हो गए थे। ईडी लगातार कड़ी आपत्ति इस बात को लेकर जता रही है कि वहां के पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं और ये बहुत गलत परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज का संज्ञान ले और जो भी अथॉरिटीज हैं उनको ये निर्देश दे कि इन अधिकारियों को डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डीसी साउथ जो थे इनको निलंबित किया जाए। इनका जो पूरा रवैया था वो बहुत गैर जिम्मेदारी भरा था और इससे गलत मिसाल देश भर में जा रही है। अभी जैसा कि कांग्रेस की तरफ से जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तो अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि डीजीपी इसलिए वहां पर गए घटनास्थल पर जहां आईपैक के पर जब ईडी का छापा पड़ रहा था तो वो प्रोटोकॉल था, यानी कि जड़ सुरक्षा ममता बनर्जी को है तो वो प्रोटोकॉल के तहत वहां गए थे। लेकिन ये भी बात दिगर है कि पूर्व में जब सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला था तो डीजीपी भी धरने पर बैठे थे। बिल्कुल इसी बात को लगातार यहाँ पे उठाया गया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, और ईडी के लिए एसपी राजू, एएसडी जो अपीयर हो रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये केवल ये ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कि
पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठे हैं और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जो बात कही जा रही है, जो बड़ी दलील दी जा रही है ममता बनर्जी और बंगाल सरकार और डीजीपी और पुलिस कमिश्नर की तरफ से, वो ये कि अगर इस तरह की चीजें हुई थी, डॉक्यूमेंट स्नैच किए गए, चोरी हुई, इंटिमिडेट किया गया, यहां तक ये कहा गया कि रॉबरी का मामला है क्योंकि वो 5 से ज्यादा लोग थे वहां पर जब ये कागजात छीने गए, तो उनका ये लोग, इनकी दलील ये है टीएमसी के पक्षकारों की कि क्यों उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई इसको लेकर के, जब इतने गंभीर अपराध वहां पर हुए थे ईडी अफसरों के साथ। लेकिन दलील ये है एसजी की कि आप पुलिस का कंडक्ट देखिए कि वो खुद कैसे शामिल रहे हैं और वही पुलिस एफआईआर दर्ज के जांच कर रही, तो क्या हासिल होगा। इसीलिए इनका ये कहना है कि सबसे पहले तो इन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाए ताकि एक मिसाल कायम हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, केंद्रीय जो बल हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हों चाहे वो अर्धसैनिक बल हों, उनका मनोबल टूटेगा अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। पहली मांग तो यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दूसरा, लगातार ईडी ये कह रही है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश की गई कोर्ट के ऊपर। पहले दिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में आया, तृणमूल कांग्रेस के लीगल सेल ने मैसेज व्हाट्सएप पर भेजकर लोगों से कहा कि वो कोर्ट में इकट्ठे हों और ये कहा जाता है कि 5000 से ज्यादा वकीलों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, इसीलिए पहले दिन मामले की सुनवाई को टालना पड़ा। तो ये सारी दलीलें यहां पर ईडी की तरफ से रखी जा रही हैं। एक छोटा सा प्रश्न और करेंगे आपसे कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है और उसके काम में अगर रुकावट लाता है कोई भी, चाहे राज्य प्रशासन हो चाहे राज्य की पुलिस हो, तो क्या क्या धाराएं बनती हैं और किस तरह के आरोप उस पर लगते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मामला यहाँ पर आमतौर पर तो सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का मामला जो होता है वो लगता है। दूसरा, अगर आप वहां से डॉक्यूमेंट्स ले गए जिनको कि ईडी कहता था कि वो एविडेंशियरी वैल्यू के हैं, तो ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। वहां पर ये कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा लोग थे, उसमें कुछ प्राइवेट पर्सन्स भी थे, पुलिस वाले भी थे, जो कि वहां से डॉक्यूमेंट्स छीन के ले गए और एक लैपटॉप और एक फोन को वहां से ले जाने की बात तो खुद टीएमसी के लोगों ने स्वीकार की है कि वो वहां से एक लैपटॉप और फोन को ले गए क्योंकि उसमें उनकी पार्टी का एसआईआर और चुनावों की तैयारियों से जुड़ा पूरा डेटा था, इसीलिए उन्होंने वहां से वो लिया। लेकिन बड़ी दलील ये है ईडी की कि हम एफआईआर कराएं तो कार्रवाई तो वही पुलिस करेगी जिसके डीजीपी और पुलिस कमिश्नर धरने में शामिल हैं या चीफ मिनिस्टर के साथ इलीगल एक्ट में शामिल थे, तो इस एफआईआर से हासिल क्या होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जारी रहे और इस बीच सबसे पहले इन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाए ताकि जो नए अधिकारी आएंगे वो कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई करें अपनी। तो आपने सुना विकास सारथी जो लीगल एक्सपर्ट है और उनका कहना है कि कोर्ट रूम से लगातार एकदम निगरानी वो कर रहे हैं और पूरी रपट वो ले रहे हैं यहाँ से, और आगे भी जब अभी सुनवाई चल ही रही है आगे भी बताएंगे विकास सारथी कि आगे कोर्ट में क्या हुआ। बिल्कुल कुमार आलोक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से विकास भी बता रहे थे कि एक तो कानूनी प्रक्रिया एक चल रही थी, ईडी के वहाँ पर जो कर्मी थे वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, उनके काम में बाधा पहुँचाना, दूसरा ममता बनर्जी वहाँ पर खुद पहुँच जाती हैं, तीसरा आरोप भी बेहद गंभीर है कि जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनको लेकर जाना। हालांकि सुनवाई अभी चल रही है लेकिन इस तरह के मामलों पर पहले भी कोर्ट का किस तरह से रुख रहा है ये भी हम आपसे और विकास से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके की घटना वहां पर हुई है ममता बनर्जी के द्वारा या तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, एक तो मैंने पहले विकास सारथी जी ने बताया कि किस तरीके से आपने जब ईडी हाईकोर्ट गई तो वहां पर एक तरह से हंगामा खड़ा किया टीएमसी के लीगल सेल ने, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला, जब ईडी जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो आज वही जो वकील है, जो तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, फिर से कह रहे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाए, होने दीजिए। तो ये जो इस तरह की और भी घटनाएं, विगत में, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस तरह की घटना पहले भी ऐसा हो चुका है कि कोई केंद्रीय एजेंसी अगर राज्य सरकार में गई और इस तरह की घटना हुई और उसमें क्या हुआ, कोर्ट का निर्णय क्या हुआ? देखिए, इसमें भी पुरानी मिसाल कलकत्ता की ही है, कोलकाता पुलिस की है। जब राजीव कुमार से, जब तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे, उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई गई थी तो वहां पर एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी क्योंकि ईडी के अफसरों को, सीबीआई के अफसरों को धमकाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कुछ ऐसे मामले उनके खिलाफ बनाए गए लोकल स्तर पर और उसके तहत उनको थाने में बैठा लिया गया, इंटिमिडेट किया गया। ये सारे आरोप सीबीआई के थे। उसी स्थिति का हवाला आज सॉलिसिटर जनरल फिर से दे रहे थे कि आप याद करें कि इससे पहले भी ये घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, पुलिस कमिश्नर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, ताकि सीबीआई उनसे पूछताछ ना कर सके, ममता बनर्जी धरने पर बैठी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सब वहां धरने पर बैठे और एक अजीब स्थिति पैदा कर दी गई। ऐसी परिस्थितियां बंगाल में ही देखने को मिली हैं हाल फिलहाल में, इसके अलावा किसी अन्य राज्य से इस तरह की बातें हमने देखी नहीं है। बंगाल में सीधा सीधा टकराव देखने को मिल रहा है जहां पर लोकल पुलिस ऑफिशियल्स और जो भी केंद्रीय एजेंसी, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, उनके अधिकारियों के बीच एक कानूनी लड़ाई भी हमने देखी है पहले कि किस तरह से एफआईआर वगैरह दर्ज की गई एक दूसरे के खिलाफ।
तो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि आज एक इशारा है, हिंट है, उन्होंने कहा कि बातें जो कही जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बेहद गंभीर हैं, इसीलिए इंक्लाइंड सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के है कि वो नोटिस जारी करके इस मामले पर सुनवाई आगे करेगा। लेकिन क्योंकि अभी सबके आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, खासतौर से डीजीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए हैं, वो अपनी दलीलें रख रहे थे। लंच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में आगे सुनवाई हाईकोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा इस मामले को लेकर के। लेकिन एक अपना झुकाव सुप्रीम कोर्ट का सुबह यह था कि जो एलिगेशंस हैं वो बहुत गंभीर हैं, ऐसे में वो नोटिस करके आगे विस्तृत सुनवाई के पक्ष में है, लेकिन अंतरिम आदेश आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो मामला है, पहले भी आप बता रहे कि ये भी कहानी बंगाल से ही शुरू हुई है, और क्या उसमें कोर्ट के निर्णय के अलावा क्या केंद्र सरकार भी कोई सख्त एक्शन ले सकती है, ऐसा प्रावधान है कानून में? देखिए, केंद्र सरकार आमतौर डीओपी, ये सभी लोग डेप्यूटेशन पे हैं, जो भी आप जिन पुलिस अधिकारियों के नाम ले रहे हैं, तो इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल एक तरफा केंद्र सरकार कार्रवाई करने में उतना उसके हाथ खुले नहीं है जितना उसमें राज्य सरकार की भी एक भूमिका है इस तरह के किसी भी आदेश को क्रियान्वित करने में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये मांग की जा रही है कि इन सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार के मामले में एक व्यवस्था दी थी और ये कहा था कि सीबीआई उनसे पूछताछ करे। एक स्पेसिफिक टाइम तय कर दिया गया था, स्पेसिफिक जगह पर, कि यहां पर सीबीआई पूछताछ राजीव कुमार से कर सकती है। तो एक बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार निकाला था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो एक बहुत खतरनाक मिसाल पेश कर देगा दूसरे राज्यों के लिए भी, जहां पर ईडी सीबीआई के कामकाज में बाधा डाली जाएगी इसी तरह से जैसे बंगाल में हो रही है। और इसीलिए एक मैसेज देने की जरूरत है। अगर इन सीनियर ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया जाएगा तो बाद में जो अधिकारी आएंगे वो शायद इस तरह से राज्य सरकार का फेवर करने या इस तरह की जो कोट अनकोट कहें कि इलीगल एक्टिविटी जो थी उसमें शामिल होने से बचेंगे। बिल्कुल, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमले का भी मामला बनता है जिस तरीके से राज्य सरकार ने, जो राज्य सरकार की जो, हाँ जी बिल्कुल। आलोक, एक छोटा सा सवाल और करना चाहेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी, हालांकि अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन रुख जो है वो स्पष्ट हो गया है। और जिस तरह से आशंका की बात भी राज्य सरकार की बता रहे थे विकास, तो क्या वजह है, यही सब वजह है कि हाईकोर्ट में ही सुनवाई टीएमसी या राज्य सरकार वहां पर चलवाना चाहती है या उस पर जोर दे रही है? आखिरकार विकास जी, ये टीएमसी जो है वो हाईकोर्ट पर ही सुनवाई पर जोर क्यों दे रही है? देखिए, अब इसकी वजह तो ये कानूनी है, तकनीकी बात पे उठा रहे हैं। हालांकि अगर आपका पक्ष बहुत स्पष्ट है तो चाहे हाईकोर्ट में सुनवाई हो या सुप्रीम कोर्ट में, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझें कि अगर हाईकोर्ट में कोई प्रतिकूल आदेश भी आता है तृणमूल के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ, तो उनके पास एक फोरम मौजूद होगा जहां पर जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और कोई अंतरिम राहत मिल सकती है, ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे स्टे हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवर्स रिमार्क दिया या एडवर्स ऑर्डर दिया इन सब लोगों के खिलाफ, तो इनके पास कोई अपील का फोरम नहीं रहेगा। तो एक टाइम का भी, टाइम बाइंग का जो एक मौका होता है कि जब हाईकोर्ट में कोई चीज होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से सुनवाई होगी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, एक समय निकल सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से सीधे कोई एडवर्स ऑर्डर आ गया तो उसके बाद ये लोग कहां जाएंगे और वह मामला वहीं पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो आपने विकास सारथी को सुना, जो बिल्कुल सहज शब्दों में, इजी लैंग्वेज में दर्शकों को उन्होंने बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की राज्य बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है या सुनवाई है उस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। आप भी अपनी नजर बनाए रखें, फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने थलापति विजय की फिल्म जन नायकन के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिल्म के प्रोड्यूसर कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक की मांग की थी, जिसमें हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मामले को 20 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है, ऐसे में उसे दखल की कोई वजह नहीं दिखती। अमित प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। दिशा दिखाए मंजिल नहीं फिर दूर, जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम नहीं, मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ।
टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात उस भौगोलिक इलाके की करेंगे जो भारत की एकता, सुरक्षा और संपर्क की जीवन रेखा है। चिकन नेक ये वो इलाका है जो हाल के दिनों में देश की सुरक्षा और राजनीति के केंद्र बिंदु में है। दरअसल ये इलाका भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एक बेहद संकीर्ण रास्ता है। यही वजह है कि ये इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। जुलाई 2024 से ही बांग्लादेश का एक तबका रोजाना भारत को धमकी दे रहा है कि वो इस चिकन नेक को काटकर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को अलग कर देगा, जिसमें सिलीगुड़ी से पश्चिम बंगाल का बड़ा हिस्सा शामिल है। बांग्लादेश की दूसरी तरफ इसे टेंटुलिया कहा जाता है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच एक कॉरिडोर बनाने की योजना थी ताकि कई दूरियों को कम किया जा सके, जो अब निलंबित है। जिसके बाद बांग्लादेश के कुछ भारत विरोधी तत्व और भारत में शर्जील इमाम जैसे लोग इस इलाकों को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो चिंता बढ़ा रहा है। और रणनीति और सुरक्षा के लिहाज से चिकन नेक की अहमियत को तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये इलाका कहाँ और कैसा है ये भी आपको बता देते हैं। ये जगह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में है। इसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ बिहार और थोड़ा आगे नेपाल है। सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाती है। नक्शे में ये इलाका बिल्कुल चिकन की गर्दन जैसा दिखता है, इसीलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। हालांकि सिलीगुड़ी शहर से ये इलाका करीब 60 किलोमीटर दूर है। अगर इस रास्ते पर कोई खतरा आता है तो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा देश के बाकी हिस्से से कट सकता है। यही कारण है कि इस इलाके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रणनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। और इसी महत्वपूर्ण इलाके में मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, आपसे ये समझना चाहेंगे ये इलाका क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसी महत्व की वजह से पिछले एक साल में जो चिंताएं यहाँ पर बढ़ी हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ जो है इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर है इस वक्त? देखिए, ये जगह मैं कल पहुंचा था, इस्लामपुर से थोड़ा आगे जाके चोपड़ा बोल के एक जगह है। देखिए, अगर आप उत्तर दिनाजपुर का मैप को देखे हैं, जिसको लेके पूरे देश में पिछले कई दिनों से, खास तौर से जब शर्जील इमाम का जो जमानत है वो जमानत खारिज कर दिया गया था, तब से बांग्लादेश तो पिछले 1-1.5 साल से बार बार चिकन नेक को काट देंगे, चिकन नेक को काट देंगे, ये कहते ही रहते हैं। लेकिन वो तो विदेश है। हमारे देश में शर्जील इमाम को क्यों नहीं जमानत दिया गया है, ऐसे इस सवाल को लेकर कई सारे हमारे देश के लोग इस चिकन नेक के बारे में कई चर्चा करते रहते हैं। तो हम सोचे कि एक बार जाके देखते हैं इस चिकन नेक, ये जगह कैसी है। मैप के ऊपर हम देखते रहते हैं कि उत्तर दिनाजपुर की जो जिला है बंगाल की, वो एकदम ऐसे चिकन की गर्दन जैसा है, एकदम पतला सा नीचे से, मतलब दक्षिण से उत्तर तक बंगाल की एकदम पतला सा है। 30 से 25 किलोमीटर उसका चौड़ाई है। ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है। तो हम पहुंच गए चोपड़ा बोल के, एकदम नॉर्दर्न साइड की उस जगह पर, और उस जगह पे जाके देखा कि सच में जगह कैसी है। जहां पे एक तरफ ईस्टर्न पार्ट पे बांग्लादेश की तेतुलिया है, जो तेतुलिया कॉरिडोर के बारे में आप अपने रिपोर्टिंग में बताया, और इस तेतुलिया कॉरिडोर के पास वो जगह है जहां पे चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर की है। इस तरफ बांग्लादेश मैंने जो दिखाया वहां पे अपने रिपोर्टिंग में सिर्फ 2-4 किलोमीटर दूरी पर है, और दूसरे तरफ हाईवे होके बिहार, और बिहार के पास ही जो है नेपाल है। और इस जगह के बारे में ये शर्जील इमाम अपने
उस स्टेटमेंट में बताए थे, वहां पे 5 लाख लोग लेके वो बैठ जाएंगे धरने पर, और इस जगह को ऐसे उन्होंने पूरे बाकी भारत से कट कर देंगे कि पूरे सिलीगुड़ी के साथ दार्जिलिंग, बंगाल की बाकी जगह और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग हो जाएंगे। तो इस जगह पे हिंदुस्तान के पहले पत्रकार के हिसाब से डीडी न्यूज की तरफ से जी रमा जी प्रसन्न जी, रणनीतिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण इलाका है। काफी महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया था कि एक तरफ जो बांग्लादेश की तेतुलिया है वो दिखाई दे रहा है, आप पैदल जाओगे तो 10-15 मिनट में पहुंच जाओगे। वेस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे तो नेशनल हाईवे से बिहार पहुंच जाओगे 20-25 मिनट में, और वहां से थोड़ी दूर पर नेपाल है। तो एकदम ये चिकन की गर्दन की तरह है, एकदम पतला सा लंबा सा है। तो इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और देश के अंदर कोई इंसान अगर इस चिकन नेक के बारे में कोई गलत बयानबाजी करे, और यह पहुंच के दिखाना जरूरी था पूरे देश को, पूरे भारत के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को, कि यह खतरनाक जगह के बारे में, यह स्ट्रेटेजिक जगह के बारे में कोई अगर बयान दे, कोई अगर ऐसे बोले तो वो देश के खिलाफ है, वो देश की गुनहगार है, उसे जमानत देना ठीक नहीं है। चाहे उसके बारे में बांग्लादेश कुछ भी कहते रहे, बांग्लादेश दूसरे देश है, उसका ये कहना, उसके लिए जो भी है वो कहते रहे, उसके बारे में देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपनी तरफ से सोच लेंगे। लेकिन शर्जील इमाम जैसे, उमर खालिद जैसे लोग और उनको समर्थन करने वाले लोग अगर इस जगह के बारे में कुछ ही तरह की बयान देते हैं तो वो एंटी नेशनल है। और इसीलिए हम डीडी न्यूज की तरफ से उस जगह पे पहुंचकर, आप देखिएगा कि एक वहां पे ब्रिज है, महानंदा नदी के ऊपर एक ब्रिज है, और तीस्ता कैनाल के ऊपर एक ब्रिज है, जहां पे मैं खड़े होकर लोगों को दिखाने की कोशिश किया है। तीनों तरफ पीछे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, और एक तरफ ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, और वेस्टर्न साइड में बिहार और नेपाल है। तो वो छोटी सी जगह अगर एकदम वहां पे अगर हलाल कर दे, चाहे वो झटका कर दे, उसको अगर काट दे, तो भारत की वो हिस्सा अलग हो जाएंगे जिस हिस्सा के बारे में शर्जील इमाम बता रहे थे। तो ये पूरी तरह से एंटी नेशनल है। तो उसको कैसे भारत की जुडिशियरी जमानत दे दे? तो इसी बात को दिखाने के लिए हम पूरी तरह से मेहनत करके वहां तक पहुंचे। बयानबाजी चाहे कुछ भी हो, जो बयानबाजी चल रही है वो हो नहीं सकता है। हकीकत में जो है वो सरकार के जो वहाँ पर कदम है, चाहे डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे घुसपैठ को लेकर हो, बड़ी मजबूती से जो है घेराबंदी जो है इस इलाके की पूरी की गई है। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन को कहें थोड़ा सा दिखाएं चिकन नेक जिसे कहा जाता है, तो वो किस वजह से कहा जाता है, थोड़ा सा अगर वो कैमरा घुमाकर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, और वहीं पर किस तरह से जो विकास कार्य हैं, किस तरह से जो घुसपैठ के खिलाफ वहाँ पर कदम है, किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा की जो रणनीति बनाई गई है, वो भी आप हमें बताएं, जिससे जो देश विरोधी इस तरह की जो ताकतें हैं या बयानबाजी है उस पर लगाम लग सके। देखिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, थोड़ा सा हट जाता हूं, और ये समझ ले कि ये काफी ऐसे मैं वहां पे जो फेंसिंग है वो दिखा नहीं पाता। थोड़ा सा फुटेज हमने तो आपको पहुंचा दिया है, लेकिन ये जो फेंसिंग की मामला है ये इतना सेंसिटिव है। ये फेंसिंग की मामला पूरे देश को इस तरह से दिखाना, थोड़ा जहां तक मैंने फुटेज भेजा हो वहां तक देख ले तो ठीक ही है, उससे ज्यादा डिटेल में दिखाना मुश्किल है। और मैं बता रहा हूं, पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहां पे भारत की तरफ से जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है वो सिक्योरिटी का इंतजाम इतना पुख्ता है, और बांग्लादेश की जो कुछ लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जो शायद कैमरा में ना आना ठीक है, लेकिन जो पूरे देश के लोगों की तरफ से मैं देख के जा रहा हूं वो शायद इतना पुख्ता है जिसके बारे में पूरे देश आश्वस्त रहे
कि बांग्लादेश की बयानबाजी सिर्फ बयानबाजी रह जाए और भारत की तरफ से ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखकर हम कम से कम भारत के इंसान होने के कारण पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह सिक्योरिटी के सामने बांग्लादेश तो कम से कम खड़े नहीं हो पाएंगे। रमा, बिल्कुल, आपसे आगे भी जानकारी प्रसन्नजीत लेते रहेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये जगह है और इसे लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई है और जिस तरह का तनाव जो व्याप्त है उसको देखते हुए जो है बेहद महत्वपूर्ण जो एक वॉक थ्रू हम अपने संवाददाता का आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस इलाके की पड़ताल की है और इसकी जो हकीकत है वो लोगों के सामने लाई है। ये महानंदा नदी की दूर की तरफ उस पार जो जंगल टाइप का पेड़ देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। पता नहीं आप मेरे बात पर भरोसा रख पा रहा है कि नहीं, विश्वास कर रहा है कि नहीं, वो बांग्लादेश है और ये रिवराइन बॉर्डर है, महानंदा का बॉर्डर है, इसीलिए वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। रिवराइन बॉर्डर अब जानते हैं कोई फेंसिंग नहीं है, वहां पे कुछ भी आर पार हो सकता है। तो यहां से मैं जहां पे खड़ा हूं, यहां से कुछ ही दूर पर वो बांग्लादेश बॉर्डर है और ये दाहिने तरफ करीब 10 किलोमीटर है जहां पे किशनगंज जिला है बिहार की और वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर नेपाल है। तो मतलब ये वो गर्दन है जिस गर्दन को काटने की बात आप शर्जील इमाम की भाषण पर सुने हैं। काट दे इसको, 5 लाख लोग बैठा दे, काट दे इसको। और कई बार इसके बारे में बांग्लादेश की लोगों की जुबान पर सुनते हैं, वो बांग्ला में बोलते हैं, आप कितने दूर तक समझ पाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन चिकन नेक को हम काट देंगे बांग्ला में कहते हैं। चिकन नहीं बोल पाते हैं वो लोग। और पीछे की तरफ वो जो जगह आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है। काट गया तो वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट काट जाता है। तो ये है वो ट्राई जंक्शन, ये है वो चिकन नेक। देखने में ये जो जियोग्राफिक एरिया दिखाने के लिए जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करने के आए थे, पहले आपको दिखाया कि जो तेतुलिया बॉर्डर, उसी जगह को बांग्लादेश की तेतुलिया कहते हैं। ये तेतुलिया बॉर्डर बनने वाले थे। बांग्लादेश के साथ जब हमारा संबंध अच्छा हुआ करता था तो ये वो जगह है, ये चिकन नेक है, चिकन की तरह पतला गर्दन है। हिंदुस्तान की रेड क्लिफ की बदौलत, और इसके बारे में कोई भी कुछ भी कहते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं और हमारी देश की कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते रहते हैं और शर्जील इमाम क्यों जेल में है, क्यों इनको बेल नहीं मिला, इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी जिन्होंने चिकन नेक की जो हालिया हकीकत है उसको बताया और बताया कि क्यों ये इलाका इतना महत्वपूर्ण है, इतना संवेदनशील है और इसीलिए सियासी बयानबाजी का इसको केंद्र बनाया जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि कहा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के वहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम है। इसके साथ ही घुसपैठ को रोकने की एक बड़ी रणनीति जो है वो बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। आज शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और कल नतीजे घोषित होंगे। लेकिन इस चुनावी जंग में सबकी निगाहें एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी मानी जाने वाली बीएमसी पर टिकी है, जिसका सालाना बजट 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। यही वजह है कि ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटों के लिए 1700 प्रत्याशी मैदान में है, जहां बीजेपी नीत महायुति और ठाकरे बंधुओं के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल मुंबई में ही 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवार संग मतदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है। एक अच्छे शासन के लिए मतदान जरूरी है। और मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त जुड़ी हुई हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और क्यों इतना अहम है ये चुनाव? देखिए रमा, अगर हम फिलहाल उत्साह की बात करें तो सुबह में जिस तरीके से उत्साह था, काफ़ी सारे लोग आए थे, बहुत संख्या में लोग आए थे, लाइनें लगा के अपनी पर्ची लेकर वो अंदर जाकर वोट कास्ट कर रहे थे। अब वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि थोड़ा निराशाजनक हो रहा है, क्योंकि 12:30 के समय का जो हमें समय मिला है कि वोटर टर्नआउट आए हैं, वो सिर्फ केवल 17% ही वोटर टर्नआउट अभी तक हो पाए हैं। और आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये बांद्रा स्थित पाली हिल का सेंट एन स्कूल है, जहाँ पर कहा जाता है कि ये सेलिब्रिटीज़ के अटेंडेंस के लिए काफ़ी अहम जगह है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्टर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आमिर खान आ चुके हैं, साथ ही जो लिरिसिस्ट गुलजार हैं वो आ चुके हैं, ईशा कोप्पिकर आ चुकी हैं, बोनी कपूर आ चुके हैं, आमिर खान के परिवार भी यहाँ पर आ चुके हैं, कई सारे लोग आए हुए हैं। और साथ ही एक यहाँ पर अपील हो रही है सभी से कि आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका सिर्फ हक नहीं है बल्कि आपकी ये जिम्मेदारी भी है। क्योंकि कल जब हम कोई भी एक इशू के लिए, एक मुद्दे के लिए बात करेंगे तो हमारे पास में एक ये निश्चित होनी चाहिए कि हमने वोट किया था, और तभी आपके पास में ये हक हो सकता है कि आप उस बारे में कंप्लेन करें। तो ये लगातार सभी से अपील हो रही है। और मुंबई में कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर वोटर टर्नआउट्स जो हैं वो अच्छे भी हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ वोटर टर्नआउट भी वहां पर हो रही है। और ओवरऑल अगर हम मुंबई की बात कर लें तो मुद्दे की जो बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड, जो अभी हम फिलहाल AQI की बात कर रहे हैं, वो सारे क्योंकि ये एक स्थानीय चुनाव है और यहाँ पे जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो स्थानीय लोग जो है इस वक्त जो उनके फुटपाथ हैं, रोड्स हैं, वाटर सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, यानी गटर की भी बात कर लीजिए, वाटर लॉगिंग की समस्या जब हम देखते हैं मुंबई में बारिश के समय में, मानसून के समय में, ये सारे जो समस्याएं हैं वो लोग अपने ध्यान में रख रहे हैं। और अपने जो लोकल एरिया में जो उनके कॉरपोरेटर या कैंडिडेट खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हें वो वोट कर रहे हैं। और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नंबर है, क्योंकि मुंबई या अर्बन एरिया जो है वो एक तरीके से बदनाम रहता है कि वोटर टर्नआउट यहाँ पे बहुत कम होता है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में आएँ और वोट करें, क्योंकि एक बेहतर कल के लिए आज वोट करना, आज मतदान करना काफ़ी अहम हो जाता है। और चूंकि 4 साल के बाद लगभग जी अधिकार के 4 साथ साल के ये बाद ये कर्तव्य वोटिंग भी हो होता रहा है, है, लेकिन लोगों को इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, कल इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। बिल्कुल श्यामा, लोकल मुद्दे तो हैं, लेकिन उसके साथ ही ये जो चुनाव चर्चा में है, यहाँ पर जो राजनीतिक खींचतान है विशेषकर शिवसेना के 2 गुटों के बीच में, उसकी वजह से भी है। उसका फ़ायदा किसको मिलता हुआ दिखाई देता है। और कई बार इस चुनाव को जो है, जो मुख्य चुनाव है, उसका लिटमस टेस्ट भी कहा जाता है। ये किस वजह से है?
देखिए रमा, लिटमस टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो बनी बनाई जो कॉम्बिनेशंस होते हैं या जो प्रूवन रिजल्ट्स होते हैं वो सबको एक तरीके से उल्टा पुल्टा करने में सक्षम रहा है, प्रूव कर चुका है। पिछले इलेक्शंस की बात कर लें, विधानसभा या लोकसभा की बात कर लें, पूरी तरीके से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो महाराष्ट्र एक काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर जो जिस तरीके से अभी बना हुआ है कॉम्बिनेशंस, आपने देखा होगा कि महायुति, महाविकास आघाड़ी, ऐसे दो मेन गुट बने हुए थे पिछले विधानसभा में और साथ ही लोकसभा में। इस वक्त अगर हम बात करें बीएमसी के चुनावों के बारे में तो महायुति तो बनी हुई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी एक तरीके से पूरी तरीके कोलैप्स हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस नहीं लड़ रहा है उद्धव ठाकरे के शिवसेना के साथ में। साथ ही जो अगर हम महायुति की बात कर लें, जहाँ पे बीजेपी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है, उसमें एनसीपी अजीत पवार की गुट नहीं मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी ने कहा जो नवाब मलिक हैं एनसीपी के गुट के, एकनाथ अजीत पवार के गुट के, वो अगर लीड करते हैं पार्टी को तो बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी। और इसी तरीके से ये भी डिसाइड किया गया अंत में कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो साथ में लड़ रही है। वहीं आप देखिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मोड़ यहाँ पर ये भी आया, 2005 के बाद जाके इस साल जो ठाकरे बंधु हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो लोग भी साथ आए हैं मराठी मानुस के एक मुद्दे को लेके सामने, और साथ ही लोगों से ये आह्वान करते हुए कि अगर आपको महाराष्ट्र बचाना है, मुंबई बचाना है तो आप हमारे लिए वोट करिए। वहीं साथ ही बीजेपी भी कई सारे मुद्दों के साथ लोगों के पास पहुंची हुई है। बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर स्नान करने के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, जिसके लिए आयोजकों ने सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। माघ मेला क्षेत्र में तैनात एसपी नीरज पांडे ने बताया कि कल लगभग 85 लाख लोगों ने संगम स्नान किया और आज भी सुबह से काफी भीड़ जुट रही है। इसे देखते हुए काफी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोहरा भी काफी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है ताकि कोई रास्ता ना भटके। मकर संक्रांति का स्नान आपने देखा कि कल भी काफी संख्या में लोगों ने किया, 85 लाख लोगों ने किया था। आज भी सवेरे से ही काफी भीड़ चल रही है और इसको दृष्टिगत रखते हुए काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोहरा भी अचानक 1 घंटा पहले बढ़ गया है और जिसको देख करके थोड़ा पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाई गई है। अनाउंसमेंट सिस्टम, पीए सिस्टम को हमने बढ़ाया है, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि कोई भटके ना, कोई गहरे पानी की ओर ना जाए और लोग सुरक्षित स्नान करके वापस जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। और मकर संक्रांति के पर्व पर प्रधानमंत्री गौ सेवा करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री आवास में पुंगनूर नस्ल की गायों को प्रधानमंत्री ने चारा खिलाया। पोंगल में गौ सेवा करने का विशेष महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होते ही देश भर में लोहड़ी, मकर संक्रांति, खिचड़ी, बिहू मनाई जाती है। ये देश की सांस्कृतिक एकता का भी पर्व है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे यही समझना चाहेंगे किस तरह से आस्था का सैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह के इंतजाम है और क्या कुछ महत्व है आज के दिन का? देखिए, आज मकर संक्रांति का चूंकि उदया तिथि में अपने यहाँ पर्व माने जाते हैं, इसलिए उदया तिथि का पर्व था। कल मकर संक्रांति 14 जनवरी को सामान्यतः मानी जाती, तो कल भी लोगों ने स्नान किया। कल एकादशी थी, कल 78,000 लोगों ने स्नान किया है। आज 12 बजे तक 54 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था। 78 लाख था कल की भी संख्या, तो 54 लाख लोगों ने स्नान कर लिया। जबरदस्त उत्साह है, उमंग है। मेला को उसी तरह बसाया गया था, क्योंकि प्रदेश सरकार को पता है कि आध्यात्मिक माहौल अच्छा है, लोग सुख शांति के साथ नदी के किनारे स्नान करने आएंगे। तो मेला को 4 जगह स्थापित किया गया था। एक तो संगम नोज है, जहां महत्वपूर्ण है, जहां लोग आते हैं
अरैल था, झूसी का क्षेत्र था, नागवासुकी है, चारों जगह मेलों को स्थापित किया गया था। तो जनसंख्या धीरे धीरे जो श्रद्धालु आ रहे थे वो चारों जगह जा रहे थे। देखिए प्रयागराज का ये महत्व है कि प्रयागराज की धरती पर अगर संगम तट में स्नान करते हैं तो उसका अलग महत्व है, और यहाँ दान पुण्य करते हैं तो ये कई गुना ज्यादा हो जाता है, मान्यता है। इसलिए दुनिया से लोग खींचे यहाँ चले जाते हैं, चाहे कुंभ रहा हो, चाहे माघ मेला रहा हो। कल्पवासी यहाँ 1 महीने से कल्पवास कर रहे हैं, वो भी मेला में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो एक बड़ी परंपरा का हिस्सा है मकर संक्रांति। हमारी परंपरा का हिस्सा है, आस्था का पर्व है, और पर्याप्त इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया लामेंद्र वहां से ये दृश्य दिखाने के लिए। और अब बात खेल जगत की। खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्र रमा। बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज से अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला आज भारतीय अंडर 19 टीम और अमेरिका की अंडर 19 टीम के बीच खेला जा रहा है। आज भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये मुकाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो शहर में खेला जा रहा है और ताज़ा समाचार मिलने तक अमेरिका की टीम ने 3 विकेट खोकर 34 रन बना लिए थे। भारत की जो टीम है वो इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। भारत ने कुल 5 बार ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया 4 बार चैंपियन रहा है और वहीं मौजूदा विजेता भी है। पिछली बार फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में हार के साथ साथ भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज के बाद अब T20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। सुंदर को पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन हुआ था। इसी कारण वे वडोदरा में खेले गए वनडे में 5 ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। और अब एक अच्छी जो कल खबर आई, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के पहले मैच में विराट ने अर्धशतक लगाया था। 37 साल के विराट कोहली जुलाई 2021 के बाद पहली बार नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंचे हैं। विराट कोहली रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंचे। पहले वनडे में सस्ते में आउट होने के कारण पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अब तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। पहले वनडे में कोहली ने 91 गेंद पर 93 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे। भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अपना 5वां स्थान बरकरार रखा है, जबकि श्रेयस अय्यर शीर्ष 10 में शामिल एक और भारतीय बल्लेबाज है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।